31 दिसंबर 2024 कामरान कुरैशी के बेंगलो पर उनके बेटे अरमगान ने अपने दोस्तों को जमा किया हुआ था। इन्हीं में से एक मुस्तफा आमिर था। मुस्तफा के पास उसकी 4 साला दोस्त मर्शा शाहिद आती है। मर्शा शाहिद एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थी। इस पार्टी के ठीक 11 दिन बाद मुस्तफा की तशद्दुद ज़दा लाश का सिर्फ धड़ बगैर सर और बगैर टांगों के एक जली हुई कार से बरामद होता है। एसएसपी अली हसन 20 दिन तक इस मामले को लटकाता रहा। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज नहायत ही बेबाक किस्म की थी। मारूफ अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन ड्रग सप्लायर के तौर पर सामने आया। इस काम के लिए पाकिस्तान की मुतअद्दिद कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता था। आखिर वो कौन से हाथ हैं जो इस पूरे केस में अरमगान और उसके वालिद के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं? कैसे अरमगान और दीगर मुल्जिमान डीएचए में मंशियात का कारोबार कर रहे थे? अस्सलामु अलैकुम, दिस इज उस्मान मकबूल एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। नाजरीन, 31 दिसंबर 2024 पाकिस्तान में नए साल को वेलकम करने की तैयारियां जोरों शोर पर थीं। एक तरफ जब नए साल पर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे थे, तो दूसरी जानिब कराची के इलाके डिफेंस में एक नौजवान की खूनी तकदीर लिखी जा रही थी। घड़ी की टिक टिक और म्यूजिक के शोर में डिफेंस में मौजूद कामरान कुरैशी के बेंगलो पर उनके बेटे अरमगान ने अपने दोस्तों को जमा किया हुआ था। घर में मौजूद पार्टी हॉल पहले ही से डिस्को लाइट से चमक रहा था, लेकिन इन्हीं में से एक मुस्तफा आमिर था जो कि शायद इस शोर में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। इसी तन्हाई का सबब पूछने के लिए मुस्तफा के पास उसकी 4 साला दोस्त मर्शा शाहिद आती है। मुस्तफा कुछ नहीं बोलता और बिलाखिर मुस्तफा की ये खामोशी उस वक्त मौत की खामोशी बनकर सामने आती है जब इस पार्टी के ठीक 11 दिन बाद मुस्तफा की तशद्दुद ज़दा लाश का सिर्फ धड़ बगैर सर और बगैर टांगों के एक जली हुई कार से बरामद होता है। इस कार समेत मुस्तफा को जिंदा जला दिया जाता है। जब इस केस के मुख्तलिफ पहलू सामने आए तो पुलिस समेत बड़ी अदालतें भी अच्छा खासा चकरा गईं। आज की इस वीडियो में मुस्तफा आमिर कत्ल से पहले की लव ट्रायंगल समेत इसकी शुरुआत से लेकर मुस्तफा के कत्ल और अरमगान की गिरफ्तारी तक की तमाम तफसीलात आपको बताएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस ने कैसे हमारे पुलिस और जुडिशल सिस्टम को एक बार फिर अयां किया। तो ये कहानी शुरू होती है इस वाक़े से 3 साल पहले, जब कामरान कुरैशी का बेटा अरमगान डिफेंस में मौजूद अपने बेंगलो में न सिर्फ एक कॉल सेंटर का सेटअप लगाता है, बल्कि अपने बेंगलो के सबसे बड़े कमरे को एक पार्टी हॉल में तब्दील कर देता है। वालिद की कमाई पर राज करने वाले इस अमीरजादे के हाथ में जब खुद की कमाई आने लगती है, तो इसकी आसाइशों में नशे की कसरत भी जगह बनाने लगती है। एक तरफ बॉस बनकर 20 से ज्यादा लोगों से अरमगान कॉल सेंटर का काम चलाता था, दूसरी तरफ वो यारों का यार बनकर अपने दोस्तों को नशा और पार्टीज करवाने में भी मशहूर था। इन पार्टीज में जो भी लड़के लड़कियां आते वो भी अमीर माँ बाप की औलादें थीं। इन्हीं में से एक थी पाकिस्तान के मशहूर बिजनेस टाइकून अकील करीम डैडी की भतीजी मर्शा शाहिद। मर्शा शाहिद एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थी, क्योंकि मुस्तफा आमिर की वालिदा के मुताबिक जहां एक तरफ वो 4 साल से मुस्तफा के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो दूसरी जानिब अरमगान से कुर्बत बनाकर मुस्तफा को धोखा भी दे रही थी। यही वजह थी कि 31 दिसंबर 2024 न्यू ईयर की इस रात मर्शा शाहिद मुस्तफा के पास आती है। जहां एक तरफ मर्शा अपनी मीठी बातों से मुस्तफा का मूड ठीक करने में कामयाब हो जाती है, वहीं दूसरी जानिब अरमगान का खून खोल जाता है। नशे का असर अरमगान के जज्बात को शदीद कर देता है और म्यूजिक का शोर लड़ाई और चीखों पुकार में तब्दील हो जाता है। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि उसी पार्टी में मौजूद मुस्तफा और अरमगान का एक म्यूचुअल फ्रेंड शराज तोते की तरह पुलिस को सुना रहा था। 6 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे मुस्तफा की वालिदा वजीहा आमिर का दिल काफी घबरा रहा था। रात भर मुस्तफा घर से बाहर था और उसका फोन बंद था। ये परेशान माँ कराची के दरख्शां पुलिस स्टेशन जाकर मुस्तफा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और उस वक्त इस केस में पहला ट्विस्ट आता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अली हसन इस केस को लेकर काफी गैर संजीदा नजर आते हैं। वो ना सिर्फ ये कहते हैं
کہ آپ کا بیٹا خود ہی کہیں چھپا ہوا ہے، اور ساتھ ہی پولیس ڈیٹا بیس سے یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نام پر پہلے سے ہی اینٹی نارکوٹکس فورس کی رپورٹ درج ہے، جس کے مطابق آپ کا بیٹا ایک ڈرگ ڈیلر ہے۔ اور یہ تھا اس کیس کا دوسرا ٹویسٹ اور مصطفیٰ کی ماں کے لیے تیسرا جھٹکا۔ ایس ایس پی علی حسن اس طرح 20 دن تک اس معاملے کو لٹکاتا رہا۔ مصطفیٰ کی والدہ علی حسن کو اس کرمنل نیگلیجنس پر گلٹی قرار دے رہی ہیں، جبکہ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ ان الزامات کے بعد ایس ایس پی علی حسن کے خلاف انکوائری کی جائے گی۔ لیکن ایک ماں سے زیادہ اپنے بچے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو پولیس کے مختلف تھانوں میں بار بار چکر لگانے کے بعد آخر کار مصطفیٰ کی والدہ وجیحہ عامر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز اٹھائے۔ دوسری جانب اس کیس میں تیسرا ٹویسٹ آتا ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ اور مصطفیٰ کے والد عامر شجاع کا ضبط ٹوٹتا جا رہا تھا، اور پھر 10 جنوری 2025 مصطفیٰ کے والد ارمغان کو فون کرتے ہیں۔ ایک طرف ارمغان لا علمی کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک اسی رات مصطفیٰ کے والد کو ان کے نمبر پر ایک کال ریسیو ہوتی ہے۔ اس کال میں مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے 2 کروڑ روپے تاوان کی مانگ کی جاتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے والدین اس کال کو بنیاد بنا کر دوبارہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ آخر کار مصطفیٰ کی مسنگ رپورٹ درج کر لی جاتی ہے۔ پولیس کے رویے سے مایوس مصطفیٰ کے والدین مزید متحرک ہو جاتے ہیں اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے گورنر سندھ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کیس کو سنجیدہ لیا جائے۔ بس پھر کیا تھا، اوپر سے دباؤ آتے ہی سندھ پولیس متحرک ہو جاتی ہے، جگہ جگہ ناکہ بندی کی جاتی ہے اور مصطفیٰ کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ 10 اور 11 جنوری 2025 کی درمیانی رات 10:30 بجے اس کیس میں اب ایک اور چھوٹا سا ٹویسٹ آتا ہے۔ جو پولیس 4 روز سے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے میں ناکام اور سست روی کا شکار تھی، اوپر سے آنے والی ایک ہی کال سے اس پولیس نے راتوں رات مصطفیٰ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ تھا کراچی کی آخری حدود سے بلوچستان کا متصل علاقہ ہب چوکی، جہاں ایک بری طرح جلی ہوئی کار سے مصطفیٰ کی جھلسی ہوئی لاش کو نکالا گیا۔ مصطفیٰ کی لاش ظلم کی ایک اپنی ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ فیصل عیدی بتاتے ہیں مصطفیٰ کا صرف دھڑ کار میں موجود تھا، جبکہ اس کا سر، ٹانگیں اور یہاں تک کہ ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ جہاں ایک طرف نیوز پیپرز، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر اس کیس سے متعلق خبروں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مصطفیٰ کی لاش اس طرح سے ملنے کی خبر بجلی کی طرح اس کی ماں کے کلیجے پر گرتی ہے، جو اب تک صرف اور صرف سندھ پولیس کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ 11 جنوری 2025 کا دن فرانسک رپورٹ سامنے آتی ہے۔ ہب چوکی سے ملی لاش کا ڈی این اے مصطفیٰ کی والدہ سے میچ کرتا ہے۔ لیکن اس کیس میں ایک نیا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب پولیس نے ارمغان کے دوست شیراز خان کو اریسٹ کیا۔ 14 جنوری 2025 کراچی پولیس کا ایک گمنام انویسٹیگیشن سیل، جہاں پولیس کی سخت انٹیروگیشن کے دوران اب شیراز طوطے کی طرح بول رہا تھا کہ مصطفیٰ ارمغان کے گھر گیا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ارمغان نے نیو ایئر نائٹ پر نہ صرف اس کی بے عزتی کی تھی، بلکہ اسی رات مصطفیٰ کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ شیراز مزید بتاتا ہے کہ ارمغان نے پہلے سٹیل پائپ سے مصطفیٰ کو لہو لہان کیا اور پھر اس پر گولیاں چلا دی۔ شیراز کے بیان پر یقین کرنے کے لیے فرانسک ٹیم اس کا موبائل چیک کرتی ہے اور ان کے ہاتھ ایک بڑا ثبوت لگ جاتا ہے۔ یہ تھا 6 جنوری کو مصطفیٰ کی طرف سے کیا جانے والا ایک وائس نوٹ، جس میں مصطفیٰ ارمغان کے گھر جانے کی بات کر رہا تھا۔ رافع بھائی، میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی ایزی ہو کر آ جاؤ۔ شیراز کے بیان اور مصطفیٰ کے آخری وائس نوٹ پر پولیس نے ارمغان کے گھر ریڈ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 14 جنوری 2025 دوپہر کے 3:30 بجے ایس ایس پی انویسٹیگیشن طارق دریجو کی زیر نگرانی ہیوی پولیس فورس نے ارمغان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اب پولیس کا ایک دستہ پوزیشن لیتے ہوئے اور کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور اور پارٹی ہال کلیئر کرنے کے بعد
जैसे ही पुलिस का ये दस्ता सीढ़ियों से ऊपर की जानिब बढ़ने लगा तो आगे से एक चेहरा लपेटे हुए शख्स नमूदार हुआ, जिससे पुलिस के 2 जवानों को गोली भी लगी। लेकिन आखिरकार पुलिस के जवानों ने इसको दबोच लिया और नकाब हटाने पर जाना कि वो कोई और नहीं, अरमगान कुरैशी ही था। अब एक तरफ पुलिस अरमगान के घर की तलाशी शुरू करती है और तकरीबन 64 लैपटॉप्स, कई मोबाइल फोन्स और कुछ मॉडर्न असलहा जिसमें एक मशीन गन भी शामिल थी अपनी तहवील में लेती है। वहीं दूसरी तरफ अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अब मंजिल पर आ जाते हैं। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज नहायत ही बेबाक किस्म की थी और उन्होंने मीडिया पर आकर इस केस को उलझाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके बेटे को कत्ल के केस में अरेस्ट किया जाए और जो पुलिस को सामने से गोलियां मार दे उस बेटे को मासूम और बेगुनाह कहना इस केस में संजीदा सवालात खड़े कर रहा था। 15 जनवरी 2025 अब इस केस को कराची की एंटी टेररिस्ट कोर्ट नंबर 3 में ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया जाता है। 17 जनवरी 2025 कराची की एंटी टेररिस्ट कोर्ट नंबर 3 इनिशियल स्टडी के लिए जज के सामने सबूत पेश किए गए, गवाहों के बयानात और फ्रांसिक रिपोर्ट सामने लाई गई। अरमगान के वालिद ने कोर्ट में कहा कि मुस्तफ़ा एक ड्रग डीलर था और उनका बेटा अरमगान मजलूम है। ये वो पॉइंट था जिसमें डिफेंस ने केस को मुस्तफ़ा पर शिफ्ट करने की कोशिश की। साथ ही CIA ने मुस्तफ़ा का किसी भी ड्रग कार्टेल के साथ राबते ना होने का इंकशाफ कर दिया था। केस तो इनिशियल स्टडी में ही साफ समझ आ रहा था, जरूरत थी तो सिर्फ अरमगान का मुंह मजीद खुलने की और पूरा सच बताने की। 18 जनवरी 2025 अब अरमगान के घर दूसरी रेड की गई। पहली की गई रेड में पुलिस की कोताही समझें या फिर इत्तेफाक, एक कमरा पुलिस की तलाशी से रह गया था। अब कमरा खोलने पर सबसे पहले खून की वाज़ेह बदबू आ रही थी। कमरे की चीजें ऐसे उल्टी पड़ी थीं जैसे वहां कोई लड़ाई हुई हो। कमरे में हर जगह खून के धब्बे मौजूद थे और फिर पुलिस को वहां से एक मशकूक मोबाइल फोन मिलता है और जो फोन मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर का ही था और जो खून के निशान थे वो मुस्तफ़ा की वालिदा के ब्लड सैंपल से मैच कर गए थे। लेकिन अब तक अरमगान पुलिस की कस्टडी में ही था और उसने हेयरिंग में कहा कि पुलिस ने उसे मारा पीटा है। जब उसकी शर्ट ऊपर करवाई तो मार पीट के कोई निशान नहीं मिले। इस बात पर अरमगान ने कहा कि उसे कमर के निचले हिस्से पर मारा गया है। अब इसे सिफारिश समझें या असर व रसूख, लेकिन इस केस के पीछे कोई तो ऐसे हाथ थे जो अरमगान को सहूलत मुयस्सर कर रहे थे, क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अरमगान को पुलिस रिमांड से निकालकर जुडिशियल रिमांड के लिए सेंट्रल जेल भेजने का ऑर्डर पास कर दिया। 25 जनवरी 2025 केस की दूसरी पेशी थी और इस पेशी पर शराज खान को पेश किया जाना था और आखिरकार शराज 164 का बयान दे देता है जिसमें अपना कन्फेशन देता है कि मुस्तफ़ा का कत्ल स्टील पाइप और गोलियों से अरमगान के ही हाथों उसी के ही घर में हुआ था। एक तरफ एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इस केस की समाअत को मजीद मुलतवी कर दिया और दूसरी जानिब 19 जनवरी 2025 को जब ये केस दोबारा ATC में वापस आया तो ATC ने कहा इस केस में पुलिस का रिएक्शन बहुत सुस्त है और इन्हीं रिमार्क्स के साथ 3 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन केस का सबसे बड़ा शौक ये था कि कोर्ट ने अरमगान को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इसी फैसले को लेकर पब्लिक आउटरीच और पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस ने अरमगान को रिमांड कस्टडी में लेने के लिए एक और रिक्वेस्ट ATC में करवाई, लेकिन न जाने क्यों ATC ने कई दिन तक समाअत मुलतवी करने के बाद 11 फरवरी को पुलिस की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। सिंध पुलिस ने ये फैसला मंजूर नहीं किया और 17 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने एक मुख्तसर समाअत के बाद आखिरकार 20 फरवरी को ATC का फैसला रद्द करते हुए अरमगान को दोबारा ATC के सामने पेश होने का हुक्म दिया। अब जब सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स के साथ ये केस दोबारा ATC में आया तो बिलाखिर ATC ने अरमगान का 4 दिन का रिमांड पुलिस को दे दिया, जो इस केस में अब तक पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी। जहां एक तरफ पुलिस ने अरमगान का मुंह खुलवाने का प्रोसेस शुरू किया, वहीं दूसरी जानिब
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की लाश की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी, जिसके बाद ईदी कब्रिस्तान में दफन मुस्तफ़ा की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। 21 फरवरी 2025 आखिरकार इस केस में सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई और अरमगान के कन्फेशन की खबरें मार्केट में आने लगी। पुलिस रिमांड में अरमगान ने कन्फेस कर लिया था कि उसी ने अपने हाथों से मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को पहले अपने घर बुलाया, फिर 3 घंटे तक उस पर तशद्दुद किया। जब मुस्तफ़ा आमिर बेहोश हो गया तो उसका मुंह टेप से बंद करके उसे उसी की गाड़ी में डालकर हब ले जाया गया। वहां एक पहाड़ी के करीब अरमगान ने गाड़ी की डिग्गी को खोला तो पाया कि मुस्तफ़ा अभी भी जिंदा था। बिरिंदा सिफ्त अरमगान ने नीम मुर्दा हालत में मुस्तफ़ा पर पेट्रोल डालकर उसे उसी की गाड़ी समेत जला डाला। इस केस में शिराज खान भी बराबर का मुजरिम है, क्योंकि अरमगान ने अपने बयान में बताया कि शिराज और उसने मिलकर ये घिनौना खेल खेला और फिर अंजाम तक पहुंचाया। हब से भागने के लिए पहले सुजुकी पिकअप और फिर टैक्सी का इस्तेमाल किया। ये केस जितना सीधा हो सकता था उतना ही पेचीदा बना दिया गया। जाहिर है जहां मुजरिम की एक तरफ मालदार फैमिली थी और दूसरी तरफ वो गुमनाम हाथ जो कहीं ना कहीं मुजरिम अरमगान को उम्मीद दिला रहे थे। इस केस को मजीद पेचीदा बनाने के लिए अरमगान को जुडिशल कस्टडी फराहम करना, ये सब ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें लेने की शायद कोई खास जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कई नए इंकशाफात और कई नए चेहरे सामने आ रहे हैं। मारूफ अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन ड्रग सप्लायर के तौर पर सामने आया, जो अरमगान को ड्रग सप्लाई करता था और इस काम के लिए पाकिस्तान की मुतअद्दिद कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता था। और अब कहा यह जा रहा है कि इसी नेटवर्क से मुंसलिक सिंध की एक बड़ी सियासी शख्सियत का बेटा भी ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, जिसका नाम इस केस से निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो कौन से हाथ हैं जो इस पूरे केस में अरमगान और उसके वालिद के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं? कौन सा ऐसा काम था जो ये बाप बेटा किया करते थे, जिसकी वजह से न सिर्फ उनके घर पर जदीद असलहा मौजूद था और ना ही उनके दिल में कानून का कोई डर और खौफ था? आखिर कैसे अरमगान और दीगर मुल्जिमान DHA में मंशियात का कारोबार कर रहे थे? इन संजीदा सवालात के जवाब मिलना अभी बाकी हैं। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक मुजरिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। फॉर मोर क्राइम स्टोरीज कीप वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ।